यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने की पूरी कहानी। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। दिलीप कुमार की गिनती भारत के चोटी के कलाकारों में की जाती है। फिल्म की दुनिया में कामयाबी की मिसाल बने दिलीप कुमार का जन्म हुआ तो उनका नाम यूसुफ खान रखा गया, लेकिन फिल्म जगत में वो दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हुए। दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनके अभिनय की मिसालें दी जाती हैं, उनकी ना तो फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी थी और न ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उनके असली नाम के बजाय किसी दूसरे नाम से याद करेगी। दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे। एक दिन किसी बात पर पिता से कहा सुनी हो गई तो दिलीप कुमार पुणे चले गए अपने पांव पर खड़े होने के लिए। अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला जो अंग्रेज सैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन एक आयोजन में भारत की आजादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और उनका काम बंद हो गया। दिलीप कुमार फिर से बंबई अभी की मुंबई लौट आए और पिता के काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकिए बेचने का काम भी शुरू किया जो कामयाब नहीं हुआ। पिता ने नैनीताल जाकर सेब का बगीचा खरीदने का काम सौंपा तो यूसुफ महज ₹1 की अग्रिम भुगतान पर समझौता कराए। हालांकि इसमें बगीचे के मालिक की भूमिका ज्यादा थी, लेकिन यूसुफ को पिता की शाबाशी खूब मिली। ऐसे ही कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंप में लकड़ी से बनी कॉट सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना था। वे चर्चगेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तब उन्हें वहां जान पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने के आकर्षण के चलते वह तैयार हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस थी। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ अत्याधुनिक और दूरदर्शी महिला थी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सबस्टेंस एंड द शैडो में लिखा है कि जब वे लोग उनके केबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका रानी गरिमामयी महिला लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या उन्हें उर्दू आती है। दिलीप कुमार हाँ में जवाब देते। उससे पहले ही डॉक्टर मसानी देविका रानी को पेशावर से मुंबई पहुंचे उनके परिवार और फलों के कारोबार के बारे में बताने लगे। इसके बाद देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम एक्टर बनोगे। इस सवाल के साथ साथ देविका रानी ने उन्हें ₹1250 मासिक की नौकरी ऑफर कर दी। डॉक्टरी मसानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार कर लेने का इशारा किया, लेकिन दिलीप कुमार ने देविका रानी को ऑफर के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास ना तो काम करने का अनुभव है और न ही सिनेमा की समझ। तब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा था कि तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। दिलीप कुमार का जवाब था, जी मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी ने तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख लोगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मुझे एक युवा गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की जरूरत है। मुझे तुम में एक अच्छा एक्टर बनने की योग्यता दिख रही है। साल 1943 में ₹1250 की रकम कितनी बड़ी होती थी, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को यह सालाना ऑफर लगा। उन्होंने डॉक्टर मसानी से इसे दोबारा कंफर्म करने को कहा और जब मसानी ने उन्हें देविका रानी से कंफर्म करके बताया कि यह ₹1250 मासिक ही है, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और वे इस ऑफर को स्वीकार करके बॉम्बे टॉकीज के अभिनेता बन गए। बॉम्बे टॉकीज में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों के अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में होना होता था। एक सुबह जब वे स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें संदेशा मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे दिमाग में आया। तुम्हें ये नाम कैसा लग रहा है। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे नई पहचान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है। देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा कि ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। देविका रानी ने दिलीप कुमार से कहा, काफी सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना चाहिए। दिलीप कुमार ने यह भी लिखा है कि
देविका रानी ने कहा कि वो फिल्मों में मेरा लंबा और कामयाब करियर देख पा रही है। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सेक्युलर अपील भी होगी। हालांकि ये भारत की आजादी से पहले का दौर था और उस वक्त हिंदू और मुस्लिम को लेकर समाज में बहुत कटुता की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो गया। फिल्म दीदार में दिलीप कुमार के किरदार ने उन्हें ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित कर दिया था। लेकिन देविका रानी को बाजार की समझ थी, उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए दोनों समाज के लोगों के बीच स्वीकार्यता की स्थिति ही आदर्श स्थिति होगी। हालांकि ऐसा नहीं था, केवल मुस्लिम कलाकारों को अपना नाम बदलना पड़ रहा था और स्क्रीन नेम रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर कुमुदलाल गांगुली को 1936 में अछूत कन्या फिल्म से अशोक कुमार के तौर पर स्थापित कर चुकी थी।